छुट्टी का दिन था। पूरा परिवार साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। एक खुशनुमा माहौल बना हुआ था। छुट्टी होने के कारण नाश्ता भी खास बना था। पूरे परिवार को इस तरह हंसते बोलते देख सागर मन ही मन सोच रहे थे कि उन्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली और बच्चे भी खूब लायक निकले। उनका बेटा स्कूल में था और बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी। खुद का उनका कपड़ों का व्यापार था जो बढ़िया चल रहा था। पहले उनका व्यापार छोटे भाई के साथ साझे में था, पर जब दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ी तो बिना किसी मनमुटाव के दोनों भाई अलग हो गए। उनका छोटा भाई रमन पास ही की कॉलोनी में रहता था और दोनों परिवारों में खासा मेलजोल था। उनकी पत्नी सुमन और रमन की पत्नी प्रिया में बहन जैसा प्यार था। सागर नाश्ता करके बैठे ही थे कि पंडित जी आ पहुंचे। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा यजमान से मिलता चलूं। अपने थैले को कंधे से उतारते हुए पंडित जी आराम से सोफे पर बैठ गए। पंडित जी वर्षों से घर में आ रहे थे। अंधविश्वासी परिवार उनकी खूब सेवा करता था। हमारे अहोभाग्य पंडित जी, जो आप पधारे। कुछ ही पल में पंडित जी के आगे सुमन ने कई चीजें परोस दी। चाय का कप हाथ में लेते हुए वे बोले, बहू, तुम्हारा भी जवाब नहीं। खातिरदारी और आदर सत्कार करना तो कोई तुमसे सीखे। हाँ तो मैं कह रहा था यजमान, इन दिनों ग्रह जरा उल्टा दिशा में है। राहु केतु ने भी अपनी दिशा बदली है। ऐसा में अगर ग्रह शांति के लिए हवन कराया जाए तो बहुत फलदायी होता है। लड्डू के टुकड़े को मुंह में रखते हुए पंडित जी बोले, आप बस आदेश दीजिए। आप तो हमारे शुभचिंतक हैं। आपकी बात क्या हमने कभी टाली है। अगले रविवार करवा लेते हैं। जो सामान व खर्चा आएगा वह आप बता दे। सागर की बात सुन पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। लंबी चौड़ी लिस्ट देकर और कुल 15,000 का खर्चा बता वे निकल गए। इसके 2 दिन बाद दोपहर में पंडित जी रमन के घर बैठे जूस पी रहे थे। आपको आपके भाई ने तो बताया होगा कि वे अगले रविवार को हवन करा रहे हैं। पंडित जी की बात सुनकर रमन हैरान रह गया। नहीं तो पंडित जी, मुझे नहीं पता। क्यों प्रिया, क्या भाभी ने तुम्हें कुछ बताया है इस बारे में। अपनी पत्नी की ओर उन्होंने सवालिया नजरों से देखा। नहीं तो कल ही तो भाभी से मेरी फोन पर बात हुई थी, पर उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। कुछ खास हवन है क्या पंडित जी, प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। दरअसल वे इसलिए हवन कराने के लिए कह रहे थे ताकि काम काज में और तरक्की हो। छोटी बहू, तुम तो जानती हो हर कोई अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। आप लोगों का व्यापार क्या कम फैला हुआ है उनसे। पर आप लोग जरा ठहरे हुए लोग हैं, इसलिए जितना है उसमें खुश रहते हैं। बड़ी बहू का बस चले तो हर दूसरे दिन पूजा पाठ करवा ले। उन्हें तो बस यही डर लगा रहता है कि किसी की बुरी नज़र न पड़ जाए उनके परिवार पर। अपनी बात को चाशनी में भिगो भिगो कर पंडित जी ने उनके सामने परोस दिया। उनके कहने का अंदाज इस तरह था कि रमन और प्रिया को लगे कि शायद यह बात उन्हीं के संदर्भ में कही गई है। हमें क्या पड़ी है नज़र लगाने की, हम क्या किसी से कम है। प्रिया को गुस्से के साथ हैरानी भी हो रही थी कि जिस जेठानी को वह बड़ी बहन का दर्जा देती है और जिससे दिन में 1-2 बार बात ना कर ले उसे चैन नहीं पड़ता, वह उसके बारे में ऐसा सोचती है। पंडित जी, आपकी कृपा से हमें तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर आप कहते हैं तो हम भी पूजा करवा लेते हैं। एक मिठाई का डब्बा और 501 रुपये देते हुए रमन ने कहा। उन्हें 20,000 रुपये का खर्चा बता और उनके गुणगान करके पंडित जी तो वहां से चले गए। पर रमन और प्रिया के मन में भाई भाभी के प्रति एक कड़वाहट भर गए। मन ही मन पंडित जी सोच रहे थे कि इन दोनों भाइयों को मूर्ख बनाना आसान है, बस कुनैन की गोली खिलाते रहना होगा। अगले रविवार जब सागर के घर वे हवन करा रहे थे तो सुमन से बोले, बड़ी बहू, मुझे जल्दी ही यहाँ से जाना होगा। देखो ना क्या जमाना आ गया है। तुम लोगों ने हवन कराने की बात की तो रमन भैया मेरे पीछे ही पड़ गए कि हम भी आज ही पूजा करवाएंगे। बताया तो होगा तुम्हें छोटी बहू ने इस बारे में। नहीं पंडित जी, प्रिया ने तो कुछ नहीं बताया। सुमन उसके बाद काम में लग गई, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि प्रिया उससे यह बात छिपा गई। जब उसने उन्हें हवन पर आने का न्योता दिया था तो उसने यह कहकर मना कर दिया था कि रविवार को तो उसके मायके में एक समारोह है और वहाँ जाना टाला नहीं जा सकता। हालांकि तब सुमन को इस बात पर भी हैरानी हुई थी कि आज तक प्रिया बिना उसे साथ लिए मायके की किसी समारोह तक में नहीं गई थी, तो इस बार अकेली कैसे जा रही है। पर यह सोचकर कुछ नहीं बोली थी कि हर बार हो सकता है साथ ले जाना मुमकिन न हो। प्रिया के झूठ से सुमन के मन में एक फांसी चुभ गई थी। 2 दिन बाद सुमन मंदिर गई तो आशीष देते हुए पंडित जी बोले, आओ बड़ी बहू, भक्तन हो तो तुम्हारे जैसे कैसे सेवा भाव से उस दिन भोजन खिलाया था और
दक्षिणा देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। छोटी बहू ने तो 2 चीज़ें बनाकर ही निपटारा कर दिया और दक्षिणा में सिर्फ़ 101 रुपए दिए। मैं तो कहता हूँ कि पैसा होने से क्या होता है, दिल होना चाहिए। तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है बड़ी बहू, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। उसके बाद सुमन ने तुरंत 501 रुपए निकाल कर पंडित जी की पूजा की थाली में रख दिए। कुछ दिनों बाद जब प्रिया मंदिर आई तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे। छोटी बहू, तुम आती हो तो लगता है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी के दर्शन हो गए हैं। कितने प्रेम भाव से तुम सब काम करती हो। तुम्हारे घर पूजा करवाई तो मन प्रसन्न हो गया। कहीं कोई कमी नहीं थी और बड़ी बहू के हाथ से तो पैसा निकलने का नाम ही नहीं लेता। हर सामग्री तोल-तोल कर रखती है। तुम दोनों बहुओं के बीच क्या कोई कहा सुनी हुई है? बड़ी बहू तुमसे काफ़ी नाराज़ लग रही थी, काफ़ी उल्टा-सीधा भी बोल रही थी तुम लोगों के बारे में। प्रिया ने तब तो कोई जवाब नहीं दिया, पर उस दिन के बाद से दोनों परिवारों में बातचीत कम हो गई। कहाँ दोनों परिवारों में इतना अपनापन और प्रेम था कि दोनों भाई और देवरानी-जेठानी जब तक 1-2 दिन में एक-दूसरे से मिल न लें, उन्हें चैन नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि बच्चे भी एक-दूसरे से कटने लगे थे। पंडित जी इस मनमुटाव का फ़ायदा उठा जब तब किसी न किसी भाई के घर पहुँच जाते और कोई न कोई पूजा करवाने के बहाने पैसे ऐंठ लेते। साथ में कभी खाना तो कभी मिठाई, वस्त्र अपने साथ बाँध कर ले जाते। सुमन ने एक दिन उन्हें खीर परोसा तो वे बोले, वाह क्या खीर बनाती हो बहू। छोटी बहू ने भी कुछ दिन पहले खीर खिलाया था, पर उसमें शक्कर कम थी और मेवे का तो नाम तक नहीं था। जब भी उससे तुम्हारी बात या प्रशंसा करता हूँ तो मुंह बना लेती है। क्या कुछ झगड़ा चल रहा है आपस में? यह तो बहू सब संस्कारों की बात है जो गुरु और ब्राह्मणों की सेवा से ही आते हैं। अच्छा चलता हूँ, आज सागर भैया ने दुकान पर बुलाया है। कह रहे थे कि कहीं पैसा फंस गया है, उसका उपाय कराना है। धीरे-धीरे पंडित जी दोनों भाइयों के बीच कड़वाहट पैदा करने में तो कामयाब हो ही गए, साथ ही उन्हें भ्रमित कर मनचाहे पैसे भी ऐंठ लेते। एक-दूसरे की सलाह पर काम करने वाले भाई जब अपनी-अपनी दिशा चलने लगे तो व्यापार पर भी इसका असर पड़ा और कमाई का एक बड़ा हिस्सा पंडित द्वारा बताए उपाय और पूजा-पाठ पर खर्च होने लगा। सुमन और प्रिया जो अपने सुख-दुख बाँट गृहस्थी और दुनियादारी कुशलता से निभा लेती थी, अब अपने-अपने ढंग से जीने का रास्ता ढूँढने लगी, जिसके कारण उनकी गृहस्थी में भी छेद होने लगे। पहले कभी पति-पत्नी के बीच शिकवे-शिकायत होते तो दोनों आपसी सलाह से उसे सुलझा लेती थी। अक्सर सुमन रमन को समझा देती थी कि वह प्रिया से गलत व्यवहार न किया करे या फिर प्रिया को ही सही सलाह दे दिया करती थी। बंद मुट्ठी के खुलते ही रिश्तों के साथ-साथ धन का हिसाब भी बहुत शीघ्रता से होने लगता है। बेशक दोनों परिवार अलग रहते थे, पर मन से वे कभी दूर नहीं थे। अब उनके बीच इतनी दूरियां आ गई थी कि एक की बर्बादी की खबर दूसरे को आनंदित कर देती। वे सोचते उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। धीरे-धीरे उन दोनों का ही व्यापार ठप होने लगा और आपसी प्यार व विश्वास की दीवारें गिरने लगी। उनके बीच दरारें पैदा कर और पैसे ऐंठकर पंडित जी ने एक फ्लैट खरीद लिया और घर में हर तरह की सुविधाएं जुटा ली। उनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में जाने लगे। जब पंडित जी ने देखा कि अब दोनों परिवार खोखले हो गए हैं और उन्हें देने के लिए उनके पास धन नहीं है तो उनका आना-जाना कम होने लगा। अब सागर और रमन उन्हें सलाह लेने के लिए बुलाते तो वे काम का बहाना बना टाल जाते। आखिर उन्हें तो अपनी कमाई का और कोई ज़रिया ढूँढना था, इसलिए बहुत ही जल्दी ही उन्होंने सोने के व्यापारी जगत चौधरी के घर आना-जाना आरंभ कर दिया। क्या बताऊँ यजमान, कैसा ज़माना आ गया है। आप कपड़ा व्यापारी भाई सागर और रमन भैया को तो जानते ही होंगे, कितना अच्छा व्यापार था दोनों का। पैसों में खेलते थे, पर विडंबना तो देखो दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। आपसी लड़ाई झगड़ों के चलते व्यापार तो लगभग ठप ही समझो। आप भी तो हैं, कितना स्नेह है चारों भाइयों में। अगल-बगल 4 कोठरियों में आप लोग रहते हो, पर मजाल है कि आपके तीनों छोटे भाई आपकी कोई बात टाल जाए, यहाँ आकर तो मन प्रसन्न हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर इसी तरह बनी रहे। काजू की बर्फी मुँह में रखते हुए पंडित जी ने कहा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए पंडित जी। सेठ जगत चौधरी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, वह तो हमेशा आपके साथ है। मेरी मानो तो इस शुक्रवार लक्ष्मी पूजन करवा लो, जैसी आपकी इच्छा। कह सेठ ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। वहाँ से कुछ देर बाद जब पंडित जी निकले तो उनके हाथ में काजू की बर्फी का डब्बा और 1100 रुपए का एक लिफाफा था। आने वाले शुक्रवार को
तो तगड़ी दक्षिणा मिलेगी, इसी का हिसाब किताब लगाते पंडित जी अपने घर की ओर बढ़ गए। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल रही थी और आंखों में धूर्तता टपक रही थी। बस उन्हें तो अब चारों भाइयों की बंद मुट्ठी को खोलना था। उनका हाथ जेब में रखे लिफाफे पर गया। लिफाफे की गर्माहट उन्हें एक सुकून दे रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब